उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि किडनी की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। किडनी की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक, पहला उसमें मैंने आपको बताया था एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको क्या कहा जाता है, वैसोप्रेसिन। क्या कहा जाता है उसको, वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन कहा जाता है। इसके नाम से ही पता है एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है, डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्र। तो मूत्र का विरोध करने वाला, मूत्र की जो तनुता है उसका विरोध करने वाला जो हार्मोन है उसको कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब मूत्र के साथ जल की मात्रा को कम उत्सर्जित करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके नाम से ही, इसके काम से ही इसका नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके अलावा इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन कहाँ से उत्सर्जित होता है, ये पीयूष ग्रंथि से। अपने शरीर की जो पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के दो भाग मैंने आपको बताए थे, एक था न्यूरोहाइपोफाइसिस, दूसरा मैंने बताया था एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें एक तो है वैसोप्रेसिन जिसको एडीएच नाम दिया जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक होता है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का काम बता ही दिया। ये क्या करता है, डीसीटी होती है, दूरस्थ संबंध नलिका तथा कनेक्टिंग ट्यूबुल्स, संग्रह नलिका, इनके ऊपर कार्य करता है और मूत्र को सांद्र बनाने का काम करता है। मूत्र को सांद्र करने का काम करता है। ये मूत्र को सांद्र करने का कार्य करता है। सांद्र करने का क्या मतलब होता है? सांद्र का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा जल वापस एब्जॉर्ब कर लेना, वापस ज्यादा से ज्यादा जल का अवशोषण कर लेना। देखो, जब शरीर में जल की मात्रा ज्यादा होती है, शरीर में जल की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा एनिमल जो बहुत ज्यादा पानी पीता है, उसमें शरीर में पानी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जल शरीर के अंदर उपस्थित है, तो उस समय क्या होगा, उस समय बताओ वैसोप्रेसिन का स्राव होगा कि नहीं होगा? बताओ, जल की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा है तो वैसोप्रेसिन का स्राव नहीं होगा, बहुत ही कम मात्रा में वैसोप्रेसिन का स्राव होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही शरीर के अंदर पर्याप्त जल है, शरीर के अंदर पहले से ही पर्याप्त जल है और ज्यादा अवशोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जल की मात्रा शरीर में कम होती है, ऐसा जानवर जो, ऐसा जीव या मानव की अपन बात कर दी जो पानी कम पीते हैं, शरीर में पानी की, जल की पर्याप्त मात्रा उपस्थित नहीं है, तो क्या करते हैं, अब देखो मूत्र के साथ जल तो उत्सर्जित होगा, लेकिन कोशिश ये कर सकते हैं कि कम से कम जल का उत्सर्जन हो। जो मैंने आपको शुरू में, जब किडनी शुरू में ये पार्ट उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताए थे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया किस किस प्रकार से या कौन कौन से जीवों में इनका उत्सर्जन होता है। मैंने बताया था कि अमोनिया जो होता है ज्यादा विषैला होता है, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे आता है यूरिया, यूरिया को थोड़े कम जल की आवश्यकता होती है। आखिर जल की आवश्यकता तो होती है कम, लेकिन कम जल की आवश्यकता होती है अमोनिया के बजाय। तो अपन ये चाहते हैं अगर पानी के शरीर में जल की कमी है तो मूत्र के साथ कम से कम जल बाहर निकले, सही है। तो उसके लिए वैसोप्रेसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। वैसोप्रेसिन, जब शरीर में जल की मात्रा कम होती है तो वैसोप्रेसिन का स्तर बढ़ जाता है, रक्त में वैसोप्रेसिन का स्तर बढ़ जाता है, और डीसीटी और कनेक्टिंग ट्यूबुल्स जो होती है उसको कहता है कि अधिक से अधिक जल का पुनर्अवशोषण करो, ताकि शरीर के अंदर जल की मात्रा पूरी हो सके, जल की मात्रा पर्याप्त रूप से पूरी हो सके, सही है। तो वैसोप्रेसिन कब स्राव होता है वो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहला तो हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा कारक कौन सा था? दूसरे कारक थे, ये तो था न्यूरोहाइपोफाइसिस।
न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, सही है, पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन। दूसरा एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, वही पीयूष ग्रंथि का भाग है। दो भाग बताए थे, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। एडिनोहाइपोफाइसिस से इसको अग्रभाग बोला जाता है, इसको अग्रभाग बोला जाता है, इसको बोला जाता है पश्च भाग, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग, और यह है अग्रभाग, सही है। तो अग्रभाग से स्त्रीवित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, सही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, बहुत सारे। इसके अलावा भी और भी जो है हार्मोन स्त्रीवित होते हैं, लेकिन अपन उन हार्मोनों के बारे में बात कर रहे हैं जो किडनी की कार्यकी को प्रभावित करते हैं, जहाँ पे अपन ने न्यूरोहाइपोफाइसिस से बताया, वैसोप्रेसिन और कौन से, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किडनी के ऊपर प्रभाव नहीं डालता, सिर्फ वैसोप्रेसिन जो है वो किडनी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस में ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH, ये 3 प्रकार के हार्मोन है। ये क्या करते हैं, GFR को बढ़ा देते हैं, GFR को बढ़ा देते हैं। अब ये GFR क्या होती है, पिछले क्लास में बता चुका हूँ। GFR होती है प्रति मिनट ग्लोमेरुलर फिल्टर की मात्रा, छने हुए ग्लोमेरुलर फिल्टर की मात्रा। अब ग्लोमेरुलर फिल्टर क्या होता है, इधर देखो, पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। ये है ग्लोमेरुलस, सही है, यहाँ पे अभी सारी धमनी आती है, केशिकाओं का जाल बनाती है, ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है और अपसारी धमनी बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छनने वाला जो रक्त का वह भाग जो ग्लोमेरुलस में छनता है, उसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्टर। अब प्रति मिनट ये कितनी मात्रा में छना है, सही है, 1 मिनट में कितने मात्रा में ये ग्लोमेरुलर फिल्टर छना है, उसे अपन कहते हैं GFR। प्रति मिनट छनने वाले ग्लोमेरुलर फिल्टर की मात्रा क्या कहलाती है, GFR, सही है। तो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, ये सब क्या करते हैं, GFR को बढ़ाते हैं। अगर जाहिर सी बात है GFR बढ़ेगा तो मूत्र की मात्रा भी ज्यादा होगी। ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक इसमें आता है, तीसरा कारक इसमें आता है एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित हार्मोन। एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित हार्मोन, एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स है एड्रिनल ग्रंथि का ऊपर वाला, बाहर वाला भाग होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स कहलाता है। अंदर वाला भाग जो है उसको बोला जाता है एड्रिनल मेडुला, सही है। बाहर वाला भाग एड्रिनल कोर्टेक्स, अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से थे, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। लेकिन एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन है, इसमें पहला आता है, इन हार्मोनों में पहला आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो क्या करता है, NaCl व जल का पुनर्अवशोषण करवाता है। NaCl व जल का पुनर्अवशोषण करवाता है। जबकि K+ आयन जो होते हैं, पोटेशियम आयन, उनका क्या करवाता है, उत्सर्जन करवाता है। जिनका क्या करवाता है, उत्सर्जन करवाता है। एल्डोस्टेरोन जो है एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो NaCl व जल का तो क्या करवाता है, पुनर्अवशोषण करवाता है। जो वृक्क नलिकाएं होती है उनके अंदर NaCl व जल का तो पुनर्अवशोषण करवाता है, जबकि पोटेशियम आयन है उसका उत्सर्जन करवाता है, ताकि इसको तो शरीर से बाहर निकाला जा सके मूत्र के साथ, और इनको शरीर में वापस अवशोषण इनका किया जा सके, सही है। इसमें दूसरा मैंने बताया था एल्डोस्टेरोन के बाद में रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम क्या होता है, पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि एक डीसीटी जो होती है दूरस्थ समन्वित नलिका, उसमें कोशिकाएं पाई जाती है मैकुला डेंसा कोशिकाएं, सही है। ये मैकुला डेंसा कोशिकाएं क्या करती है, ये अभिसारी धमनी की भित्ति के साथ मिलके, अभिसारी धमनी की भित्ति के साथ मिलके क्या बनाती है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स होता है, वहां से स्रावित होता है रेनिन, सही है।
इसका मतलब है डीसीटी की जो मैकुला डेंसा कोशिकाएं हैं वहां से स्रावित होने वाला एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का पाचक एंजाइम है रेनिन। इस रेनिन को क्या होता है, रक्त में छोड़ दिया जाता है, इस रेनिन को रक्त में छोड़ दिया जाता है। अब ये रेनिन जो है रे रक्त में अल्फा 2 ग्लोबुलिन, एक प्रोटीन है अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ मिलके इसका निर्माण करता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट का निर्माण करता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट का निर्माण करता है किसके साथ मिलके, रेनिन जो है वो रक्त में चला जाता है, रक्त में जाने के बाद वहां उपस्थित अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के बाद किसका निर्माण होता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। इसका निर्माण होता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट होता है, इसमें 10 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अमीनो अम्ल होते हैं। ध्यान रखना, इसमें कितने अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं 10 अमीनो अम्ल होते हैं। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो फर्स्ट जो है ये किसमें बदलता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में ये बदल जाता है। अब एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में बदल गया, इसमें कितने अमीनो अम्ल है, 8 अमीनो अम्ल। इसमें 2 अमीनो अम्ल इसमें से निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद में जो बनता है उसको बोला जाता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, जिसमें 8 अमीनो अम्ल होते हैं। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो सेकंड है ये क्या काम करता है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स वाले भाग पर कार्य करेगा और एल्डोस्टेरोन के स्राव को बढ़ाएगा। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वो क्या काम करेगा, एल्डोस्टेरोन के स्राव को बढ़ाएगा। अब एल्डोस्टेरोन के स्राव बढ़ गया मतलब NaCl और जल का अवशोषण हो रहा है, पोटेशियम का उत्सर्जन हो रहा है। तीसरा प्रकार का इसमें था कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन है वो सेम किसके समान कार्य करता है, किसके समान कार्य करता है, ये एल्डोस्टेरोन के समान कार्य करता है, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें आता है चौथे प्रकार का पैराथ हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन बोल सकते हैं उसको या पैराथ हार्मोन बोल सकते हैं। चौथा प्रकार का पैराथ हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन PTH जिसको बोला जाता है। ये क्या करता है, रक्त में CA+2 को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम आयनों को बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है अगर रक्त में कैल्शियम आयन बढ़ेंगे तो मूत्र के साथ ज्यादा कैल्शियम उत्सर्जित होगा, मूत्र के साथ ज्यादा कैल्शियम उत्सर्जित होगा, सही है। अब इसका उल्टा कौन सा होता है, एक होता है कैल्सिटोनिन जो भी पैराथायरॉयड ग्रंथि से ही निकलता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है, मतलब जस्ट पैराथायरॉयड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। तो ये थे किडनी की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक। अब है नेक्स्ट टॉपिक है शरीर में, लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का उत्सर्जन तंत्र का। शरीर में पीएच परिवर्तन पर, शरीर में पीएच परिवर्तन पर किडनी की प्रतिक्रिया, किडनी की प्रतिक्रिया देखो ये दो प्रकार से हो सकती है। अब देखो पीएच परिवर्तन किस प्रकार होता है शरीर के अंदर, अगर शरीर के अंदर अपने किसी बॉडी के अंदर कोशिकाओं के अंदर उपापचय क्रियाएं चलती है, सही है। तो अगर क्षार ज्यादा बनता है, क्षार ज्यादा बनता है शरीर के अंदर तो पीएच में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, पीएच में परिवर्तन होगा, पीएच क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सही है। तो क्षारीयता उत्पन्न हो जाएगी। अगर क्षार की मात्रा ज्यादा होती है शरीर के अंदर, क्षार की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या कहलाता है, क्षारीयता कहलाती है। ये क्या कहलाती है, क्षारीयता कहलाती है। मतलब शरीर के अंदर क्षार की मात्रा बढ़ गई तो क्षारीयता उत्पन्न हो गई, मतलब पीएच क्या हो गई, बढ़ गई, पीएच बढ़ गई, सही है। अब बात करते हैं अम्लता। शरीर के अंदर अगर क्षार की जगह अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, अम्लता, अम्लता कहलाती है। मतलब पीएच क्या हो गई, घट गई,
पीएच कम हो गई, 7 से कम हो गई, सही है। तो ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, या तो क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाए या अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए। तो इन दोनों के आधार पर पीए जो किडनी होती है ये प्रतिक्रिया देती है, इनको मेंटेन करने का काम करती है। अगर शरीर के अंदर क्षार की मात्रा ज्यादा होती है, सही है, क्षार की मात्रा ज्यादा होती है, तो जिस वजह से क्षार की मात्रा ज्यादा हो रही है उसका उत्सर्जन करती है, सही है। अगर शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उस समय क्या होता है, अम्ल का ज्यादा उत्सर्जन करेगी ताकि जो पीएच होती है उसको मेंटेन किया जाए, सही है। अब इसके बारे में देखेंगे। ये जो परिवर्तन होता है ये 4 प्रकार से हो सकता है। ये जो परिवर्तन होता है किडनी में परिवर्तन होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है। पहला, उपापचयी अम्लता। उपापचयी अम्लता मतलब उपापचयी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, सब लोगों को पता है शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, सही है। इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक एसिडिटी, मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं के द्वारा HCl का स्त्राव होता है वो ज्यादा होने लग जाता है, सही है। HCl का स्त्राव ज्यादा होने लग गया, मतलब HCl का स्त्राव ज्यादा होने लग गया तो क्या बढ़ गई, अम्लता। क्या बढ़ गई, अम्लता, सही है। HCl का स्त्राव ज्यादा हो गया, HCl क्या है, एसिड है, इस एसिड की वजह से क्या होगी, शरीर में अम्लता बढ़ गई। अब ये उपापचयी जो HCl उत्पन्न हुआ है उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है उपापचयी अम्लता। अब किडनी क्या करेगी, सही है। अब HCl की मात्रा शरीर में ज्यादा हो गई, अम्लता बढ़ गई, अब किडनी क्या करेगी, किडनी H+ आयनों का उत्सर्जन करने लग जाएगी, H+ आयनों का उत्सर्जन करने लग जाएगी। क्या करेगी, H+ आयनों का उत्सर्जन करने लग जाएगी और HCO3- जो है उसका अवशोषण करने लग जाएगी, HCO3- का अवशोषण करने लग जाएगी और H+ का उत्सर्जन करने लग जाएगी। देखो किडनी जो है, किडनी के हाथ में सिर्फ यही दो चीजें हैं, वो HCl का स्त्राव नहीं कर सकती, HCl का उत्सर्जन नहीं करती। किडनी के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो H+ का उत्सर्जन करना या H+ का अवशोषण करना, या HCO3- का उत्सर्जन करना या HCO3- का अवशोषण करना, सही है। तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे अम्ल बढ़ा है, क्षारीयता बढ़ी है, तो इस क्षारीयता को कम करने के लिए क्या होता है, H+ का उत्सर्जन करेगी, क्योंकि जो अम्लता होती है वो H+ के कारण होती है, सही है। HCO3- के कारण क्या होती है, क्षारीयता उत्पन्न होती है। तो इस अम्लता को कम करने के लिए इस H+ को शरीर से बाहर निकाला जाता है और इसका अवशोषण किया जाता है। ऐसे करने के बाद जो ये बढ़ी हुई अम्लता है ये क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। दूसरी अपन बात करते हैं उपापचयी अम्लता के बाद में उपापचयी क्षारीयता। उपापचयी क्षारीयता का मतलब है किसी प्रकार से क्षार की मात्रा शरीर में उत्पन्न हो रही है। उपापचयी क्षारीयता का मतलब होता है शरीर में क्षार की मात्रा ज्यादा हो रही है, मतलब NaHCO3 का निर्माण ज्यादा हो रहा है, शरीर में NaHCO3 का निर्माण ज्यादा हो रहा है, मतलब NaHCO3 का निर्माण ज्यादा होगा मतलब क्षारीयता ज्यादा होगी। अगर शरीर के अंदर क्षारीयता उत्पन्न हो रही है तो किडनी क्या करेगी, बताओ, NaHCO3 का निर्माण ज्यादा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे H+ का हुआ था तो अम्लता बढ़ी थी, यहाँ पे NaHCO3 का निर्माण हो रहा है तो वो क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। मतलब NaHCO3 है वो एक क्षारीय होता है, एक बेस होता है, ये क्षार होता है, इसलिए अगर ये उत्पन्न होगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। अब इस क्षारीयता को कम करने के लिए किडनी क्या करती है, H+ आयन जो होते हैं उनका तो क्या करती है, अवशोषण करती है, और HCO3- जो है उसका क्या करती है, उत्सर्जन करती है। H+ का तो क्या करती है, अवशोषण करती है, HCO3- का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो ऐसा करने के बाद ये क्षारीयता शरीर की कम हो जाएगी। ये आ गया समझ में। उपापचयी अम्लता मतलब शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली अम्लता, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाली अम्लता, यानी कि किसी भी अम्ल का निर्माण अगर ज्यादा होता है तो वो क्या बढ़ाता है, अम्ल बढ़ाता है। जैसे कि उपापचयी क्रियाओं में अगर HCl की मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, एसिडिटी उत्पन्न करेगा, अम्लता उत्पन्न करेगा। इस अम्लता को मेंटेन करने के लिए किडनी क्या करती है,
इस अम्लीयता को, ये बढ़ी हुई मतलब HCl क्या हो गया, HCl बढ़ा है तो मतलब pH क्या हो गई, pH कम हो गई। तो इस घटी हुई pH को नॉर्मल लाने के लिए किडनी क्या करती है, किडनी क्या करती है, किडनी H+ का उत्सर्जन करेगी, क्योंकि H+ किसको डिनोट करता है, ये अम्लीयता को उत्पन्न, अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। H+ जो है ये अम्लीयता को प्रदर्शित करता है और HCO3- जो है ये क्षारीयता उत्पन्न करता है। H+ आयन क्या करते हैं, अम्लता उत्पन्न करते हैं और HCO3- क्या करते हैं, क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। तो जब HCl की मात्रा शरीर में बढ़ती है, pH घटती है, अम्लीयता उत्पन्न होती है, तो किडनी क्या करती है, H+ आयनों का तो क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी और HCO3- का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। H+ आयनों का उत्सर्जन करेगी, HCO3- का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, H+ शरीर से बाहर निकलेंगे तो अम्लीयता घटेगी और pH बढ़ेगी। ये करने के बाद pH बढ़ेगी। दूसरा, उपापचय क्षारीयता। उपापचय क्षारीयता मतलब शरीर के अंदर अगर उपापचय क्रियाओं में सार का निर्माण होता है, उपापचय क्रियाओं में किसी सार का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण न होकर अगर सार का निर्माण ज्यादा हो जाता है, ये कब होता है, कई बार ज्यादा मात्रा में अपन सारे भोजन कर लेते हैं, उस समय भी क्षारीयता बढ़ सकती है। सही है, ऐसी स्थिति के अंदर NaCO3 का ज्यादा मात्रा होगी तो ये क्या करते हैं, क्षारीयता उत्पन्न हो गई, pH क्या हो गई, बढ़ गई, pH क्या हो गई, बढ़ गई। क्षारीयता से pH बढ़ती है, सब लोगों को पता है। तो किडनी क्या करेगी, H+ आयनों का तो क्या करेगी, अवशोषण करेगी। यहाँ पे क्षारीयता किसकी वजह से बढ़ी है, यहाँ पे क्षारीयता जो है किसकी वजह से बढ़ी है, ये बढ़ी है HCO3- की वजह से। सही है, यहाँ पे अम्लता किसकी वजह से बढ़ी थी, H+ आयनों की सांद्रता की वजह से। तो यहाँ पे क्षारीयता इसकी वजह से बढ़ी है तो इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो HCO3- का तो क्या करती है, उत्सर्जन करती है और H+ आयनों का अवशोषण करती है। तो ये हो गई उपापचय अम्लता और उपापचय क्षारीयता। चौथे प्रकार का टाइप देखते हैं। चौथे प्रकार का इसमें टाइप है शोषणीय अम्लता। शोषणीय अम्लता। अब शोषणीय अम्लता का क्या मतलब है, शोषणीय अम्लता श्वास मतलब अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो शरीर के अंदर जो अम्लता उत्पन्न होती है, श्वसन की वजह से अम्लता उत्पन्न होती है, वो किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। श्वसन के अंदर जो अम्लता उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन सा प्रभाव, अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो शरीर में अम्लता बढ़ेगी, सही है, एसिडिटी बढ़ेगी, तो पीएच क्या होगी, घटेगी। जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर शरीर में बढ़ती है, किसी भी कारणों से अगर अपन श्वास नहीं लेते या कम श्वास लेते हैं, उस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती और शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ गई मतलब पीएच घट गई। अब किडनी क्या करेगी, वही प्रतिक्रिया दर्शाएगी, क्योंकि किडनी के हाथ में क्या है, H+ आयन को बाहर निकालना या अवशोषण करना, HCO3- को बाहर निकालना या अवशोषण करना। किडनी के हाथ में सिर्फ वही दो क्रियाएं होती है। अगर CO2 की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो अम्लता उत्पन्न होती है, पीएच घटती है, तो किडनी क्या करेगी, H+ आयनों का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी। क्योंकि यहाँ पे अम्लीयता बढ़ रही है, अम्लीयता को कम करने के लिए इस H+ आयन को बाहर निकाला जाता है। और इसके अलावा HCO3- आयन जो है उनका क्या करेगी, अवशोषण करेगी, उनका क्या करेगी, अवशोषण करेगी। पांचों प्रकार अपन देखते हैं। अगर शरीर के अंदर CO2 की मात्रा यहाँ पे क्या थी, बढ़ी थी। अब अपन बात करते हैं श्वसनीय क्षारीयता। श्वसनीय क्षारीयता, श्वसनीय क्षारीयता में क्या होता है, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी थी तो क्या हुई थी, अम्लीयता उत्पन्न हुई थी। यहाँ पे क्या होता है, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर जाता है। शरीर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर गया तो क्या हो जाएगा, क्षारीयता उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षारीयता उत्पन्न हो जाएगी। इस घटी हुई
कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ी, सार्यता बढ़ गई। अब सार्यता बढ़ गई तो पीएच क्या होगी, बढ़ गई। पीएच शरीर की क्या होगी, बढ़ गई। तो अब किडनी क्या प्रतिक्रिया दर्शाएगी, देखो इधर। अब किडनी इस समय क्या प्रतिक्रिया दर्शाती है, H प्लस आयन होगा तो क्या करेगी, अवशोषण करेगी, क्योंकि एसिडिटी बढ़ानी है अपन को। सार्यता बढ़ी हुई है तो इसको कम करना है, तो क्या करना है, एसिड लाना पड़ेगा यहाँ पे। और एसिडिटी यहाँ पे कौन दर्शा रहा है, H प्लस आयन, और H प्लस आयन एसिडिटी दर्शा रहा है तो इसका अवशोषण किया जाएगा और HCO3 माइनस का क्या किया जाएगा, उत्सर्जन किया जाएगा। HCO3 माइनस आयनों का उत्सर्जन किया जाएगा। तो ये थे शरीर में पीएच परिवर्तन पर किडनी के प्रभाव। पहला जिसमें उपापचयी अम्लता, उपापचयी अम्लता जो होती है वो H प्लस आयन के बढ़ने के H प्लस आयन के बढ़ने के कारण होती है, या HCl अम्ल है उसके बढ़ने के कारण होती है। तो किडनी क्या करती है उस समय, H प्लस आयनों का उत्सर्जन करने लग जाती है, HCO3 माइनस का अवशोषण करने लग जाती है। दूसरी उपापचयी क्षारीयता। उपापचयी क्षारीयता का मतलब है शरीर के अंदर क्षार की मात्रा बढ़ जाना, जैसे कि NaHCO3 या कोई भी क्षारीय पदार्थ ज्यादा खा लेते हैं तो उस समय भी शरीर में क्षारीयता बढ़ जाती है। तो किडनी क्या करती है, किडनी H प्लस आयनों का तो अवशोषण करती है और HCO3 माइनस आयनों का उत्सर्जन करती है। दूसरी बात होगी, ये थी तीसरी, ये चौथी, सही है। तीसरी श्वसनीय अम्लता। श्वसनीय अम्लता मतलब है श्वास के द्वारा अम्लता या क्षारीयता उत्पन्न होना। तो श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करती है शरीर में। अगर इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो अम्लीयता बढ़ेगी, और अम्लीयता बढ़ी है तो पीएच घटेगी। इस पीएच को मेंटेन रखने के लिए किडनी क्या करती है, H प्लस आयनों का उत्सर्जन करती है और HCO3 माइनस का अवशोषण करती है। चौथा प्रकार श्वसनीय क्षारीयता। श्वसनीय क्षारीयता क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से शरीर में क्षारीयता उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से शरीर में क्षारीयता उत्पन्न होती है और पीएच क्या होती है, बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई पीएच को कम करने के लिए यहाँ पे H प्लस आयनों का अवशोषण किया जाता है और HCO3 माइनस का उत्सर्जन किया जाता है। ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये किडनी की प्रतिक्रिया है। ये क्या है, किडनी की प्रतिक्रिया। किडनी की प्रतिक्रिया ये इधर दिखाई दे रही है। तो ये हो गया उत्सर्जन तंत्र में शरीर में पीएच परिवर्तन पर किडनी के द्वारा दर्शाई जाने वाली प्रतिक्रिया। रूमिनेंट्स के द्वारा जो मूत्र उत्सर्जित किया जाता है वो कौन से प्रकार का होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि रूमिनेंट्स जो है, अपन रूमिनेंट्स की बात कर रहे हैं। रूमिनेंट्स की अगर बात करते हैं तो रूमिनेंट्स में जो मूत्र होता है उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच होती है थोड़े क्षारीय, हल्का क्षारीय पीएच होती है। रूमिनेंट्स में मूत्र की पीएच होती है, यूरिन की पीएच होती है हल्का क्षारीय। जिसकी पीएच होती है इसकी लगभग 7.5 के आसपास पीएच होती है, 7.5 के आसपास। रूमिनेंट्स का जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो हल्का क्षारीय होता है जिसकी पीएच होती है 7.5 के आसपास। अगर इसके अंदर पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, इस मूत्र में, रूमिनेंट्स के मूत्र में पोटेशियम आयन की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी पीएच हो जाती है लगभग 8.5 के आसपास। ये आपको 2 पॉइंट याद रखनी है। अगर नॉर्मली अगर पोटेशियम आयन की सांद्रता कम है तो हल्का क्षारीय होगा, 7.5 इसकी पीएच होगी। पोटेशियम आयन जो है उसकी पीएच होती है, अगर पोटेशियम आयन अगर शरीर में बढ़ जाते हैं तो उसकी पीएच हो जाती है 8.5। तो ये आपको उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होगा।